आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का उन्नयन पल्लव माता में स्वागत है। मैं आदित्य सर आप लोगों के साथ, और हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर चर्चा की थी और उसके सम्स भी बनाए थे, और आज बारी है इनवर्स प्रोपोर्शन की। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आइए हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्त क्रमानुपात, और ये 11 हो जाएगा 11.2 11.1 तक तो हम लोग कर लिए थे, आज बारी है 11.2 की। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्युत्त क्रमानुपात कहते हैं किसको, ठीक है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हमने बोर्ड में लिख दिया, ठीक है, कि यदि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगे, यानी एक राशि बढ़ रही है और तो उसका करस्पॉन्डिंग जो दूसरा है राशि वो घटने लगे, वो भी एक अस्थिर अनुपात में, है ना, तो है ना, घटने लगे, अथवा पहली राशि के घटने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनेगी, है ना, तो इस प्रकार के जो आनुपातिक संबंध होंगे इसी को हम कहते हैं व्युत्त क्रमानुपात। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि एक राशि के बढ़ने से यदि उसके संगत दूसरी राशि, है ना, एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है, या इसका उल्टा भी कि पहली राशि के घटने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में बढ़ने लगे, तो इस संबंध को हम कहते हैं, ये जो आनुपातिक संबंध है इसी का नाम है व्युत्त क्रमानुपात, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सीधा समानुपात, नहीं, उसमें होता था कि एक राशि के बढ़ने से, है ना, दूसरी राशि एक निश्चित अनुपात में बढ़ती थी, या पहली राशि के घटने से दूसरी राशि भी एक निश्चित अनुपात में घटती थी। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है, उसमें दोनों बढ़ता था या दोनों घटता था, वो भी एक निश्चित अनुपात में। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है ना, या दूसरे के बढ़ने से क्या कहते हैं, पहले के घटने से दूसरा बढ़ता है, वो भी दोनों ही एक स्थिर अनुपात में ये होता है, इसे हम कहते हैं व्युत्त क्रमानुपात। आइए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण हम लेते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके बुक में भी है, हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मकान हमको बनाना है, या कुछ ऐसा कोई भी एक ऐसा काम है, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए मान लेते हैं हम जो है सो मजदूर लगाते हैं। तो एक तरफ हमारा मजदूर है और दूसरी तरफ है कि उस काम को करने में मजदूर को कितने दिन लगते हैं, यही हम करता है, ठीक है। एक तरफ मजदूर है और दूसरी तरफ दिनों की संख्या, ये मजदूर है और ये है दिनों की संख्या, ठीक है। जैसे मान ये हमको, इसको हम कह रहे हैं x और ये कह रहे हैं y, ठीक है। x जो है मजदूर को इंडिकेट करेगा, y जो है वो दिन की संख्या को, यानी कितने दिन काम में लगते हैं, कोई भी एक काम को कराना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं यदि मजदूर हम 5 लगाते हैं तो हमको 60 दिन लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मजदूर का संख्या बढ़ा रहे हैं। जब हम मजदूर का संख्या बढ़ा करके 5 से 10 कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमको 30 दिन लगा, ठीक है। उसी तरह से यदि मजदूर का संख्या बढ़ा करके 15 कर देते हैं तो हमको 20 दिन लग रहा है, ठीक है। मजदूर का संख्या यदि बढ़ा करके हम 20 दिन तक 20 मजदूर करते हैं तो हमको 15 दिन लगता है, या मजदूर का संख्या हम 30 कर देते हैं तो हमको जो है सो 10 दिन लगता है। इस उदाहरण को आप अच्छी तरह से समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
आप यहाँ पर देखिए कि मजदूर पहले 5 था, दिन लग रहा था 60, इसका हम डबल कर दिए, 5 दूनी 10, तो ये 60 का आधा हो रहा है। इसको डबल कर रहे हैं कि आधा हो रहा है, 1/2 हो रहा है। यानी जितना गुना ये बढ़ता है, जैसे ये 2 गुना बढ़ा, तो ये रिजल्टिंग जो दूसरा जो नंबर है करस्पॉन्डिंग, इसका ठीक उल्टा 2 है तो आधा ये हो गया, 60 का आधा कीजिए कितना होगा, 30 होगा। उसी तरह से हम इसको देखते हैं, 5 से 15 कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। तो 60 से हम 20 ले जाते हैं, ये कितना गुना होगा आप ही बताइए, ये 1/3 गुना होगा, ये 3 होगा तो इसका 1/3 हो रहा है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, यदि इसको हम 4 गुना कर दें, 5 चौके 20, 4 गुना किए, इसका आप 1/4 कीजिए, 60 का 1 यानी 4 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 15, ये 1/4, ठीक है ना। उसी तरह से फर्दर फिर आप आगे जाइए, तो 5 छके 30, 6 टाइम्स, तो ये वाला जो हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा 6 है तो ये 1/6, आप करके भी देख लीजिए, 60 गुने 1/6, रिजल्ट आएगा 10। तो आप देख रहे हैं एक जो है सो मतलब प्रॉपर रिलेशन आपको जो है, जो क्या कहते हैं कि हम इसमें चर्चा किए थे कि जैसे कि एक राशि यदि बढ़ती है तो दूसरी राशि जो होती है ना, एक स्थिर जो है सो अनुपात में वो घटती है। तो आप देख सकते हैं, और अल्टीमेटली जरा सा गौर कीजिए कि यदि हम इसको दोनों को गुना करें, 5 और 60, तो कितना होगा, 300। इसको गुना कीजिए, 10 और 30, 300, 15 गुना 20, 300, 20 गुना 15, 300, 30 गुने 10, 300। यानी हम देख रहे हैं कि x और y, यानी x इंटू वाई, ये जो है ये एक स्थिरांक है, ये नहीं बदल रहा है, इस पर आप गौर कीजिए, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में हम देख रहे हैं कि जो 2 क्वांटिटी है ना, x और y जो हम लिए हुए हैं, जब भी इसको हम गुना करते हैं किसी भी स्टेज में, तो हम देखते हैं कि हमेशा ये स्थिरांक होता है, ये चेंज नहीं करता है। ये कहीं पर 5 गुने 60 300 होता है, यहाँ भी लीजिए 20 गुने 15, यहाँ पर भी 300 होगा। इसका मतलब ये स्थिरांक है, और इसी का उपयोग हम करेंगे इसके सवाल को बनाने में, ठीक है ना। जब हम क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल कर रहे थे, तब कर रहे थे x1/y1 बराबर x2/y2, आपको याद होगा। और यहाँ जब हम इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल बनाएंगे, तब हम लिखेंगे x1y1 इक्वल टू x2y2, ठीक है। यानी दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, इस दोनों को गुना करने से और इस दोनों को गुना करने से दोनों रिजल्ट बराबर होगा। इसी का उपयोग हम लोग करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में। यदि इतना आप समझ गए तो अब सवाल में कहीं कोई दम नहीं है। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं, सीधे आते हैं एक्सरसाइज पर। जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने आपको बता दिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कि इस दोनों को गुना करेंगे, दोनों सेम आएगा, वही हम लिखे हैं x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। किस केस में, इन केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट का दूसरा बताए थे, डायरेक्ट में बताए थे x1/y1 इक्वल टू x2/y2। यहाँ बटे नहीं, यहाँ गुना कर रहे हैं, x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2, हमने लिख भी दिया है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि 5 गुने 60 बराबर 300 और 10 गुने 30 बराबर 300, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है सो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 को, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 2 प्रश्न हमने लिखा है एक्सरसाइज 11.2 का। तो पहला प्रश्न जो है हम पढ़ लेते हैं कि x, इसमें लिख दिया है कि x और y जो है व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात में विचरण करता है। तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो खाली जगह है उसको आपको भरना है। आप देखिए, चूंकि पहले ही लिख दिया है कि व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात में विचरण करता है, इसलिए हमको ये सोचना नहीं है ये सीधा अनुपात है या व्युत्क्रमानुपात में लिख दिया है। अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है कि x1 y1 बराबर x2 y2। तो ये 2 चीज तो हमको भरा हुआ है, ये x1 y1
ये फिर x2 y2 x3 y3, आप देखिए कि भरना है तो आप ऐसे लिख करके भी कर सकते हैं, है ना। x1 y1 बराबर x2 y2, फॉर्मूला आपके पास है यही है। तो जैसे कि 8 और 9 है, x है 8 गुना कीजिए 9, हमको कौन सा भरना है, ये वाला है। इसको आप देखिए 4 गुना y2, आप y2 का मान निकालिएगा तो ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 8 गुना 9, अब बटे आपका हो जाएगा 4, कटाइएगा तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, यहाँ कितना बनाएगा, इसमें 18 बनाएगा, ठीक है। वैसे भी आप चेक कर लीजिए, 8 को 9 बार पढ़िएगा कितना होगा 72, और 18 को 4 बार पढ़िएगा 72, दोनों बराबर आना चाहिए। अब आप इसको डायरेक्ट भी बन सकते हैं, है ना, कि 72 आ रहा है, 12 छके 72, तो 72 को, है ना, क्या कहते हैं, दोनों गुना करने से 72, इसमें क्या बात है, सिंपली है 7.2 से आप गुना कीजिएगा तो एक, है ना, डेसिमल के बाद एक जीरो गुना करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। अब इसको देखिए 36 से यहाँ कितना होगा, आपको 72 चाहिए, 8 9 72 होता है, सिंपली 2 बार देंगे हो जाएगा। तो हम बिना इसको ऐसे किए भी हम इसको सीधा भर सकते हैं, एक ठोक करके दिखा देंगे बाद में, ऐसे भी भर सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसमें जो है ना सारणी बना हुआ है, चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय जो लगा है वह मिनट में दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो खाली जगह है उसको जो है सो आपको भरना, तो यही रहेगा, है ना, चूंकि इसमें बिल्कुल क्लियर है कि चाल और समय का जो भी आपके पास सवाल आएगा वो मान लीजिएगा कि वह व्युत्क्रम अनुपात में ही होगा, है ना। चूंकि आप जानते हैं कि यदि हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, एक निश्चित दूरी जाने में, है ना, या चाल घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यह व्युत्क्रमानुपात का प्रश्न होता है, इसलिए इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। चाल और समय का होगा तो वह व्युत्क्रमानुपात का ही वह सवाल होगा, और व्युत्क्रमानुपात के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ये इसके लिए था। अब इसमें देख लेते हैं, तो ये आपका y1 हो गया, ऊपर वाला x1, आप देख लीजिए क्या होगा, 4 × y1 बराबर हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिए, 8 गुना 40, तो y1 का मान आपका हो जाएगा 8 गुना 40, अब बटे हो जाएगा 40, यानी 4 दूनी 8, 40 दूनी 80, यानी इसमें क्या भरा जाएगा, y1 का मान कितना 80 मिनट निकलेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर, ये मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर ये सही है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये ऐसा मिलेगा कि यदि आवर में है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कीजिए। इसमें क्या होगा, इसको और इसको गुना कीजिएगा, इसको बराबर कीजिएगा तो किलोमीटर पर आवर दोनों साइड से कट जाएगा, इसलिए मिनट में ही उत्तर आएगा, इसलिए जो है सो आप इसको यहाँ पर सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरा स्थिति में ऐसा आपको नहीं करना है, यूनिट सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं, दोनों को बराबर करना है, जैसे 8 और 40, 8 की 32 320, ये 20 है, इससे गुना करें 320, तो 16 दूनी 32 320 होगा, लेकिन 16 दूनी 32 एक दिन, 8 की 32 एक दिन, ये हो गया। ये अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं, परीक्षा में आप इसको इस तरह से करके दिखा दीजिए, ठीक है ना, भरना कोई दिक्कत नहीं। 320 हमको लाना है, 16 दूनी 32 320, यहाँ 10 है, सीधे हम 32 भर देंगे, ठीक है। अब 64 है, इसको 5 भर देंगे, 64 पंचे 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल बनकर, है ना, कंप्लीट हो गया। तो हमको लगता है कि इसमें कहीं कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके शेष प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। तब तक आप जो है इसका अभ्यास करते रहिए, वीडियो 1-2 बार देख लीजिए, कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लीजिए। इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में और भी हम जो है जो बचा कुचा इसमें जो प्रश्न उसको हम क्लियर कर देंगे, है ना। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए। ओके, धन्यवाद।